हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज ये आपके लिए ये सवाल पेपर पेश है। बोर्ड पेपर कक्षा 12 वालों के लिए देखिए जीव विज्ञान, कक्षा 12 के लिए जीव विज्ञान का ये पेपर है जो हम लेकर के आए हैं, जो 2024 में पूछा जाने वाला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं आपको जीव विज्ञान की दुनिया में, जहाँ से आप सुनेंगे, आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे मॉडल पेपर। तो ये देखिए, ये है आपका मॉडल पेपर। ये पहला क्वेश्चन आ गया। देखिए क्वेश्चन, ये देखिए पहला क्वेश्चन है। समय आपको दिया है सवा 3 घंटे, पूर्णांक 70 है। सभी विद्यार्थियों को 3 घंटे में पूर्ण हल करने होंगे। तो ये देखिए अभ्यास सेट है, प्रैक्टिस सेट है। देखिए कैसे आप इस पर अपनी कमांड बना पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपका, सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। का क्वेश्चन है कि आवरण विहीन एक कोशिकीय जीव जनन अंग प्रमुख लक्षण है। आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण है किसका? तो ऑप्शन है आपका ब्रोफाइटा, टेडोफाइटा, अनावृत बीजी या थाइलोफाइटा। तो किसका है? थाइलोफाइटा का, यानी ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है। तो जो द्वितीय पोषण स्तर होता है वह क्या है? प्राणप्लवक। इसमें तो आपका चौथा सही था, लेकिन इसमें क्या है? प्राणप्लवक दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिकनगुनिया, ऑप्शन है आपका चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है। तो चिकनगुनिया विषाणु का वाहक है एडीज मच्छर। आपका दूसरा सही है। फास्फोडाई एस्टर बांध उपस्थित होते हैं किसमें? ये आपको बताने हैं। तो फास्फोडाई एस्टर बांध जो है वो उपस्थित होते हैं एटीपी में। एटीपी में तो ये इसमें किसी में नहीं है। ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो ये तो आपके विकल्प के हो गए, जितने आपके विकल्पित क्वेश्चन हैं। तो इसमें आपको एक विकल्प के रूप में चुनना होगा। उसके बाद में अब आपको ले चलते हैं, पूरे क्वेश्चन पेपर को दिखा देते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है। दो दो क्वेश्चन में क ख ग घ अंगा है। निम्नलिखिता की परिभाषा दीजिए। जेड डीएनए क्या है? स्वस्थ जनन स्वास्थ्य केवल स्वस्थ जनन क्रियाओं से संबंधित एक टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में है आपका एक का खंड, तीसरे का। तीसरे में भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके 2-2 नंबर के हैं। फिर चौथे में भी आपके 4-4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3-3 नंबर के। और पाँचवें क्वेश्चन में भी 4 नंबर आपके 5-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के। छठे क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर के। और 7वां से 9वां तक आपका लॉन्ग आंसर होगा, ये पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। ठीक है, तो एक एक करके अब आपको ले चलते हैं, हल करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। ये दूसरे का खंड है। ये है निम्नलिखिता की परिभाषा दीजिए तथा एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। निम्नलिखिता की परिभाषा दीजिए और एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये है, देखिए ये निम्नलिखिता की परिभाषा दीजिए और उसके एक एक उदाहरण देखिए। अब ऑब्जेक्टिव आपका खत्म हो गया है, अब आपको लिखना है। तो निम्नलिखिता क्या है? ये तो देखिए निम्नलिखिता क्या है। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खुलते हैं। ठीक है, कुछ द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, इन पुष्पों को क्या कहते हैं? निमीलित पुष्प कहते हैं। यानी जो पुष्प अपने पुंकेसरों को खोलता नहीं, यानी जो बंद प्रकार का होता है, उसे निमीलित कहते हैं। ऐसे पुष्पों को बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण
पुष्प के वर्तिका पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। जैसे कौन कौन से है? कनकौवा, गुलमेहंदी, बनफसा और मूंगफली। ठीक है, ये आपके देखिए कनकौवा, गुलमेहंदी, बनफसा और मूंगफली, ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये अगला आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। खा है जेड डीएनए क्या है? प्रत्येक कुंडल में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो देखिए ये आपका आंसर आ गया। उच्च लवणता में स्थित बी डीएनए परिवर्तित होकर के जेड डीएनए बनाता है। इसमें कुंडलन वामावर्त होता है। कुंडलन का व्यास 1.8 एंगस्ट्राम होता है। ये कुंडली में 12 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनन स्वास्थ्य केवल स्वस्थ जनन क्रियाओं से संबंधित है, टिप्पणी लिखिए। तो जनन स्वास्थ्य केवल स्वस्थ जनन क्रियाओं से ही नहीं अपितु जनन के सभी पहलुओं शारीरिक, भावनात्मक व सामाजिक की कुशलता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे 3 विषाणुओं के नाम लिखिए जिसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ हो। ठीक है, तो यानी आरएनए अनुवांशिक पदार्थ वैसे तो डीएनए होता है, लेकिन जब डीएनए नहीं होता तो आरएनए होता है, तो जाहिर सी बात है विषाणुओं में होता है। तो विषाणु में आरएनए कौन कौन से विषाणु में होते हैं अनुवांशिक पदार्थ के रूप में, ये आपको देखना है। तो देखिए ये है आपके 3 ये आरएनए ये इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस या एड्स का होता है। इसमें भी आपका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह आरएनए होता है। इन्फ्लुएंजा में भी अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, और टोबैको मोज़ेक वायरस में भी आरएनए आपका अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। ये आगे अगला है कि बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए बाघ परियोजना क्या होता है। इस परियोजना का आरंभ 1973 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का संरक्षण करना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान ये राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर माधोपुर, सुंदरबन, चीता अभ्यारण्य आदि ये बाघ परियोजनाएं हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें। ये क्वेश्चन है कि आप आप मादा उपोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं? तो देखिए ये गुरु बीजाणु के फलस्वरूप बने बीजाणु चतुष्क में से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। ठीक है, जो मादा अंकोद्मी का विकास करता है। गुरु बीजाणु का केंद्र 3 सूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रों का बना होता है। ये प्रत्येक सूत्र पर 4-4 केंद्रक व्यवस्थित होते हैं। भ्रूणकोश के बीजाणुद्वारी ध्रुव पर स्थित चारों केंद्र में से 3 केंद्रक कोशिकाएं अंड उपकरण बनाते हैं, जबकि निभागीय श्रेणी के चारों केंद्रकों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं का निर्माण करती हैं। ये ठीक है, दोनों ध्रुवों में आए एक एक केंद्र के कोशिका में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। चूंकि मादा उपोद्भिद सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होता आता है, इसे एक बीजाणुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये आ गया कि कोशिकाओं व टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, वह एक दूसरे से कैसे भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो कोशिका लिखा है यहाँ पर बी कोशिका होना चाहिए। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोशिका लिखा है तो ये है बी कोशिका और टी कोशिका। तो टी कोशिका और बी कोशिका में डिफरेंस आपको दिखाना है। तो ये हो गया आपका बी कोशिका और ये है आपका टी कोशिका। तो देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में।
तो देखिए पहला डिफरेंस क्या होता है बी और टी कोशिका में, इनका देखिए क्या होता है कि ये बी कोशिका है, ये आपकी टी कोशिका है। तो पहले में देखिए पहला अंतर क्या होता है कि इसका परिपक्वन अस्थमज्जा में होता है, यानी जो बी सेल्स होती हैं इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थमज्जा में होता है। और टी कोशिका यानी जो थाइमस होता है इसका परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है। दूसरा है ये तरल प्रतिरक्षा में भाग लेती है और ये कोशिका मध्य प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। ये प्रत्यारोपित अंगों के विरुद्ध क्रिया में भाग नहीं लेती हैं और ये प्रत्यारोपित अस्वीकारता हेतु उत्तरदायी है। और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इनकी प्लाज्मा कोशिकाएं संक्रमण स्थल पर नहीं जाती, अपने स्थान पर ही एंटीबॉडी बनाती हैं। और इसमें क्या है कि टी लिम्फोसाइट्स संक्रमण स्थल पर जाती हैं और एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि अगला क्वेश्चन है कि एक संकर और दो संकर में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक संकर और दो संकर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए एक संकर और दो संकर में अंतर इस तरह से स्पष्ट होता है। ये आपका एक संकर है, ये आपका द्वि संकर है। दोनों में पहला देखिए क्या अंतर होता है कि एक ही लक्षण के दोनों गुणों का अध्ययन किया जाता है। एक ही लक्षण के दोनों गुणों का अध्ययन, और द्वि संकर में दो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसा जीव जिसमें एक जीन स्थल पर युग्म विकल्पी विषम युग्मजीव हो, और इसमें है ऐसा जीव जिसमें दो जीन स्थल पर युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न हो। तीसरा है आपका सिर्फ एक ही लक्षण में भिन्न होता है और ये दो लक्षणों में भिन्न होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अगला है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करना है आपको। देखिए ये है आपका न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में पहला अंतर देखिए क्या है कि ये नाइट्रोजन क्षारक तथा पेंटोस शर्करा यन ग्लाइकोसिडिक बंध के अणुओं के संयोजन से बनता है। और यह है न्यूक्लियोसाइड से 5 फास्फोएस्टर बंध द्वारा फास्फेट अणुओं से बनता है। ये क्षारीय स्वभाव के होते हैं और ये अम्लीय स्वभाव के होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल, ऊर्जा वाहक तथा सह एंजाइम के घटक हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आ गया आपका ये, कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजीव है, कितने प्रकार के युग्मक का उत्पादन संभव है? ये क्वेश्चन है आपका। अगला तो इसका उत्तर देखिए ये है कि जब कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजीव है, अर्थात किसी तिर संकर के तुलनात्मक लक्षणों के देखिए तुलनात्मक लक्षणों से 3 जोड़े जीन होते हैं। प्रत्येक जोड़े का लक्षण का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। जो द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मी होता है, जैसे लंबे, पीले तथा गोल बीज वाले। ठीक है, अगला देखिए, शुद्ध जनकों का संकरण नाटे हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों के कराने पर F1 पीढ़ी से प्राप्त संकर लंबे, गोल और पीले बीज वाले पौधों की विषम युग्मजीव जीन संरचना कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल वाई दोनों होते हैं। इस प्रकार 8 प्रकार के युग्मक ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जुकों के अनुक्रम को निम्नोक्त लिखा गया तो क्या होगा? ये देखिए आपको लिखा गया है। तो दूत आरएनए का अनुक्रम क्या होगा? ये देखिए आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है।
आरएनए का निर्माण किससे होता है? डीएनए से होता है। आरएनए सामान्यतः एक रज्जु की रचना होती है। इसमें थाइमिन नाइट्रोजनीकृत क्षार के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। डीएनए का एक रज्जु से अनुवांशिक सूचनाओं का दूत आरएनए के प्रतिलिपिकरण करने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यदि कूट लेखन रज्जु के अनुक्रमण निम्नवत हैं, ये देखिए आपके हैं, तो आपका दूत आरएनए का अनुक्रम इस तरह से होगा। ठीक है, दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभावितता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो ये देखिए, एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधों के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। जैसे मटर के लंबे और बौने पौधे के मध्य में संकरण कराया जाता है, तो संकरण F1 पीढ़ी में सभी लंबे किंतु विषम युग्मजीय होते हैं। F1 पीढ़ी में लंबे के लिए उत्तरदायी कारक T कैपिटल T, बौने के कारक स्मॉल t प्रभावी होता है, T स्मॉल t अप्रभावी होता है। अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को परिलक्षित नहीं कर पाता, यानी प्रकट नहीं कर पाता है। F1 पौधे लंबे होते हैं, अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभावितता का नियम कहते हैं। ये देखिए आपका डायग्राम है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्ता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं, प्रकार लिखिए। तो देखिए, ये है आपका उपभोक्ता कि जंतु पौधों द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित रहते हैं, इसलिए जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज तत्व हमारे भोजन के अवयव हैं। जो अनाज, बीज, फल, सब्जी आदि हम प्राप्त करते हैं, ये सब पौधों की ही देन है। कुछ जंतु मांसाहारी होते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता अग्रलिखित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रवास चयन के प्रभाव में कम या मंद कर सकता है, टिप्पणी करें। प्रवास द्वारा जीन प्रभाव होता है, अतः हार्डी बिनबर्ग साम्य परिवर्तित होता है। प्रवास किसी समिष्ट के जीन पूल में उस एलील को संबद्ध कर सकता है जो चयन किया गया है, अतः चयन के प्रभाव को बढ़ा देता है। दूसरी ओर प्रवास जीन पूल में चयनित एलील को कम कर चयन के प्रभाव को मंद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला है, ये देखिए, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्र भोपाल स्थित यूनाइटेड कार्बाइड कंपनी के कारखाने में एक संयंत्र से दुर्घटनावश निकली गैसों के कारण अनेक लोगों की सोते हुए अकारण मौत हो गई और बहुत से लोग कई अन्य बीमारियों का शिकार हो गए। ये घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। इस कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी विषैली गैस के रिसाव से लगभग 2000 व्यक्तियों की जाने गई थी और हजारों लोग आँख और श्वास के गंभीर रोगों के शिकार हुए। यह भी अनुमान है कि इस संयंत्र से निकली गैसें MIC के साथ एक और बहुत ही विषैली गैस से बनी जिसको फाइजीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन्य प्राणी उत्पादों के लिए मनुष्य का लोभ शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, स्वतंत्रता के बाद क्रीड़ा आखेट के स्थान पर चमड़े, मांस, हाथी दांत, औषधियों, सुगंध द्रव्यों, साज सज्ज, स्मृति चिन्हों, संग्रहालयों, निर्देशों आदि के लिए वन प्राणियों के चोरी और सीनाजोरी के शिकार ने ले लिया है। इस प्रकार वन प्राणियों का विनाश व्यापक है और तीव्र होने लगा है। जैसे कामोत्तेजक औषधि के संश्लेषण में प्रयुक्त सींग के लिए गैंडे का विगत 40 से 50 वर्षों में व्यापक रूप से वध हुआ है। इसी प्रकार हाथी दांत के लिए हाथियों का कस्तूरी एक अत्यधिक सुगंधित द्रव्य जो नर की नाभि के निकट स्थित एक पुटी में भरा होता है के लिए कस्तूरी मृग का
चर्बी, मांस, खाल आदि के लिए व्हेल का फर, के लिए हिमालय हिमचीते का चमड़ा, के लिए बाघों, लोमड़ियों, घड़ियालों, सांभर, सांपों आदि का व्यापक रूप से वध किया जा रहा है और भी हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल हार्मोन्स का नाम लिखिए। शुक्र जनन की प्रक्रिया के नियमन में शामिल होने वाले हार्मोन का नाम ये है। पहला है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल लूमी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एंड्रोजन्स इनहिबिन। ये आपके शुक्र जनन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले हार्मोन हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रभेद बताइए यानी अंतर बताइए, प्रभावितता और अप्रभावितता, समयुग्मी और विषमयुग्मी। तो पहले लिखिए, देखिए प्रभावितता का क्या है। ये देखिए पहला प्रभावितता, प्रभावितता और अप्रभावितता में देखिए अंतर क्या है। इसमें असमान कारकों के जोड़े में कोई एक कारक दूसरे पर प्रभावी हो जाता है। दूसरा अप्रभावी, इसमें असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक कारक दूसरे को छिप या दब जाता है। दूसरा देखिए, यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी विपर्यासी गुणों के युग में दिखाई देती है और यह संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी के विपर्यासी गुणों के युग में उपस्थित किंतु प्रकट नहीं होती है। तो ये तो हो गया। अगला है कि समयुग्मी और विषमयुग्मी में अंतर देखिए क्या है। इसमें प्रभाविता में इसमें नंबर एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं और इसमें असमान होते हैं। दूसरा में देखिए, जनन के समय एक ही प्रकार के युग्म बनते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के युग्म बनते हैं। तीसरा है, इनकी संतान जनक के समजीनी लक्षण होते हैं और इनकी संतान में प्रभावी और प्रभावी दोनों लक्षण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, संकर ओज पर टिप्पणी लिखिए। संकर ओज पर टिप्पणी लिखिए। क्या है संकर ओज? तो ये देखिए, संकर ओज वह स्थिति है जिसमें संकर प्राणी अथवा पौधा किसी एक अथवा अधिक लक्षणों में अपने जनकों से अधिक उन्नत और सशक्त होता है और इस प्रकार की बढ़ी हुई सशक्तता को संकर ओज कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग G.H. शुल ने किया था। संकर ओज के उच्च गुण अस्थायी नहीं होते, अतः जब भी आवश्यक हो तो पुनः संकरण के द्वारा पौधों में वांछित गुण विकसित किए जाते हैं। संकर ओज का प्रभाव परंपरागत देशी प्रजातियों के मुकाबले संकर ओज प्रजाति आकार, परिमाप एवं देखने में अत्यधिक विकसित होते हैं। पादप जनकों के लिए अधिक पैदावार तथा बेहतर गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। संकरण द्वारा जीवों की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है। ऐच्छिक गुणों का संरक्षण एवं प्रसार होता है। संकर शक्ति वृद्धि प्राप्त जीव की प्रजनन क्षमता को कम कर देती है। सक्रियता और निष्क्रियता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, सक्रियता और निष्क्रियता में जब व्यक्ति के शरीर में अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती है तब इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर में बने प्रतिरक्षा सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। दूसरा अंतर यह है कि ये प्रतिरक्षा धीमी होती है, इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है और यह प्रतिक्रिया तुरंत प्रभाव दिखाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूरे जीवन कार्य करती है। मानव में चेचक के प्रति प्रतिरक्षा और ये प्रभाव कुछ ही समय के लिए होता है, जैसे मानव में काली खांसी, टिटनेस, रेबीज, पोलियो आदि रोगों में टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। तो ये इसका आंसर देखिए, लैंगिक जनन करने वाली जीवधारी में
प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन प्रक्रिया होती है। समानता लैंगिक जनन करने वाले जीव द्विगुणित होते हैं। इनमें युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, अर्थात युग्मक अगुणित होते हैं। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूण परिवर्धन होता है। भ्रूण परिवर्धन द्वारा नए जीव का विकास होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसी प्रजाति के में गुणसूत्र संख्या लैंगिक जनन के दौरान स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। अगुणित जीवों में युग्मक निर्माण सूत्री विभाजन द्वारा तथा जाइगोट विभाजन अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अतः युग्मक जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता दी जाने वाली विधियां क्या हैं। तो देखिए, बंध संपत्तियों को संतान प्राप्त के लिए निम्नलिखित विधियां। पहला है प्रश्नली शिशु। इसके अंतर्गत शुक्राणु अंडाणु का इन विट्रो निषेचन कराया जाता है। उसके बाद में भ्रूण को सामान्य स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। स्त्री के गर्भ में गर्भकाल के अवधि पूर्ण होने पर समान रूप से शिशु का जन्म हो जाता है। दूसरा है युग्मक अंतःफलोफेन स्थानांतरण। इस विधि का प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बंधे हैं। इनके अंतर्गत लेप्रोस्कोप की सहायता से फलोपियन नलिका के एम्पुला में शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। अंतः कोशिका द्रव्य शुक्राणु वेधन। इसके अंतर्गत शुक्राणुओं का प्रयोगशाला में संबंधित माध्यम में रखकर प्रत्यक्ष ही अंडाणु में बेध दिया जाता है। उसके बाद भ्रूण या युग्मनज को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान। इसका प्रयोग उन पुरुषों पर किया जाता है जिनमें शुक्राणु की कमी हो जाती है। इस विधि में पुरुष के वीर्य को एकत्रित करके स्त्री की यौन में स्थापित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त निसंतान दंपत अनाथ व आश्रयहीन बच्चों को कानूनी रूप से गोद भी ले सकता है। अगला देखिए, घरेलू वाहित मल के विभिन्न घटक क्या हैं। वाहित मल के नदी में विसर्जन होने से होने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा कीजिए, या आप बताइए उत्परिवर्तन। या दूसरा पूछा जाएगा उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। स्वजात तथा प्रेरित उत्परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये घरेलू वाहित मल के रूप में जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन आसानी से होता है, जिसका परिणाम सुपोषण होता है। वाहित मल के विभिन्न घटक निम्न हैं। पहला है निलंबित ठोस, जैसे बालू, गाद और चिकनी मिट्टी। कोलाइडी पदार्थ जैसे मल पदार्थ, जीवाणु, वस्त्र और कागज के रेशे। और तीसरा है विलीन पदार्थ जैसे पोषक पदार्थ, नाइट्रेट, अमोनिया, फास्फेट, सोडियम, कैल्शियम आदि। वाहित मल के नदी में विसर्जन से होने वाले प्रभाव। पहला है अभिवाही जलाशय में जैव पदार्थ के जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की कमी मात्रा का प्रयोग करते हैं। वाहित मल का विसर्जन स्थल पर ही अनुप्रवाह जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है और इसके कारण मछलियों और अनेक जलीय जीवों की मृत्यु दर में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट यह है कि जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण पलकों यानी पादप पलकों शैवालों की अतिशय वृद्धि होती है। इसे शैवाल प्रस्फुटन कहा जाता है। शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियां मर जाती हैं। कुछ प्रस्फुटन शैवाल मनुष्य और जानवरों के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं। वाटर हाइसिंथ देखिए क्या है। पादप जो विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार हैं और उन्हें बंगाल का आतंक भी कहा गया है।
पादप सुपोषी जलाशयों में काफ़ी वृद्धि करते हैं और इसकी पारितंत्रीय गति को असंतुलित कर देते हैं। हमारे घरों के साथ साथ अस्पतालों के बाहित मल में बहुत से अवांछित रोगजनक सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो उचित उपचार के बिना इनको जल में विसर्जित करने से गंभीर रोग जैसे पेचिस, टाइफाइड, हैजा, पीलिया आदि हो सकते हैं। और अगला है उत्परिवर्तन क्या है। गुणसूत्रों के निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन से होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अणुओं के रासायनिक संयोजन से होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप डीएनए अणुओं में न्यूक्लियोटाइड क्षारक जोड़ियों के अनुक्रम बदल जाते हैं। डीएनए अणुओं की संरचना में भिन्नता कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो ड्यूवरीज ने प्रतिपादित किया था 1901 में। जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्र उत्परिवर्तन, गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीवधारियों में उत्परिवर्तनों को वंशागत के आधार पर दो समूह में बांटा गया है। पहला है दैहिक उत्परिवर्तन और दूसरा है जनिक उत्परिवर्तन। तो दैहिक उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? बहुकोषीय जीवों में जैविक क्रियाएं दैहिक कोशिकाओं द्वारा होती हैं। कभी कभी हानिकारक पदार्थों, विकिरण अथवा विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप दैहिक कोशिकाओं का डीएनए प्रभावित हो जाता है। इसे दैहिक उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके फलस्वरूप दैहिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं वंशागत नहीं होती हैं। दैहिक उत्परिवर्तनों के कारण दृश्य, रूप, लक्षण बदल जाते हैं। जननिक उत्परिवर्तन, जनन कोशिकाएं संतानोत्पत्ति से संबंधित होती हैं। जनन कोशिकाओं में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है और युग्मनज से भ्रूणीय विकास द्वारा संतति का विकास होता है। जननिक कोशिकाओं में होने वाले उत्परिवर्तनों को जनिक उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं कैसी होती हैं? वंशागत होती हैं। उत्परिवर्तन शरीर की आंतरिक दशाओं या बाह्य कारणों से होते हैं। इसके आधार पर उत्परिवर्तन दो समूहों में बांटा गया है। पहला स्वजात उत्परिवर्तन और दूसरा है प्रेरित उत्परिवर्तन। तो स्वजात उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? ये जीवधारी शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं की अनियमितता के कारण होते हैं। ये त्रुटियां सामान्यतः लिंगी जनन के समय, युग्मक निर्माण या निषेचन के समय होते हैं। हार्मोन या हानिकारक पदार्थों के कारण भी स्वजात उत्परिवर्तन हो जाते हैं। और प्रेरित उत्परिवर्तन ये बाह्य कारकों के कारण होते हैं। इन्हें बहिर्जात उत्परिवर्तन भी कहते हैं। ये रेडियोधर्मी पदार्थ, पराबैंगनी किरणों, कास्मिक किरणों, गामा किरणों आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त कैफीन, मार्फिन, कैम्फर आदि रासायनिक पदार्थों तथा उच्च ताप आदि से भी उत्परिवर्तन हो जाते हैं। इन पदार्थों को उत्परिवर्तक कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी नगरों पर जो परमाणु बम गिराया, उसके विकिरण के प्रभाव से वहाँ के निवासियों के जीन ढांचों में हुए परिवर्तनों के कारण आज वहाँ की संतानें भी विकलांग पैदा हो रही हैं। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व। जीवधारियों में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। विभिन्नताएं लाभदायक, हानिकारक या निरर्थक होती हैं। लाभदायक विभिन्नताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होती है। हानिकारक एवं निरर्थक विभिन्नताएं जीवन की किसी न किसी अवस्था में नष्ट होती रहती हैं। उत्परिवर्तन के फलस्वरूप एक पूर्वज जात से एक साथ मिलती जुलती अनेक जातियां विकसित हो चुकी हैं। अगला है लिंग सहलग्न लक्षण क्या हैं? इनसे आप क्या समझते हैं? मनुष्य में किन्हीं दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागत का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन कीजिए। यह सहोपकारिता किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये आपसे पूछा जाएगा और इसके लिए 5 नंबर निर्धारित है। तो लिंग संलग्न आपको देखना है क्या है। प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर लक्षणों के जो जीन होते हैं उनका संबंध लैंगिक गुणों से होता है। ये जीन ही जंतु में लैंगिक द्विरूपता के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर भी जंतुओं का यह गुण अत्यंत जटिल और व्यापक होता है और इसे निर्मित करने के लिए अनेक ऑटोसोमल
जीन्स भी प्रभावी होते हैं। दूसरी ओर लिंग गुणसूत्रों पर जीन लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त अन्य लक्षणों वाले अर्थात कायिक या दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं। ये लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं। जो लिंग संलग्न लक्षण उत्पन्न करते हैं इनकी वंशागत वंशागत अथवा लिंग संलग्न कहलाती है। मनुष्य में इस प्रकार के लगभग 120 लक्षण की वंशागति पाई गई है। मनुष्य में लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र एक्स तथा वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। यद्यपि इनकी संरचना में विभिन्नता दिखाई देती है, फिर भी वर्तमान जानकारी के अनुसार गुणसूत्रों में कुछ भाग होता है जो अर्धसूत्री विभाजन के समय सूत्र युग्मन करते हैं और शेष भाग असमजात होते हैं। देखिए, पहला है एक्स संलग्न लक्षण और दूसरा वाई संलग्न लक्षण। तो एक्स गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर इनके लक्षणों के जीन स्थित होते हैं। वाई गुणसूत्र पर इनका युग्म विकल्प नहीं होता है। वंशागत में ये लक्षण पुत्रों को केवल माता से तथा पुत्रियों को माता व पिता दोनों से प्राप्त हो सकते हैं। इन्हें डायड्रिक लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है, जैसे वर्णांधता, रतौंधी, हीमोफीलिया। वायु संलग्न लक्षण कौन है? इनके जीन वायु गुणसूत्रों पर असमजात खंडों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के सहयोगी वायु गुणसूत्रों पर इनके एलील्स नहीं पाए जाते हैं, अतः प्रत्येक संतति में पिता के केवल पुत्रों तक ही पाए जाते हैं। इन्हें होलैंड्रिक लिंग संलग्न गुण भी कहते हैं तथा इनकी वंशागत को होलैंड्रिक वंशागत कहा जाता है, जैसे कणपल्लों की हाइपर ट्राइकोसिस। और अगला है एक्स वाई संलग्न। इनकी जीन एलील्स के रूप में एक्स व वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर स्थित होते हैं, अतः इनकी वंशागत पुत्रों एवं पुत्रियों में सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होते हैं। इन्हें अपूर्ण लिंग संलग्न लक्षण भी कहा जाता है। अगला है लिंग प्रभावी लक्षण। मानव में कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं जिनके जीन तो ऑटोसोमल पर होते हैं, परंतु विकास व्यक्ति के लिंग से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में पुरुष और स्त्री में जीन प्रारूप समान होते हैं, फिर होते हुए भी दृश्य प्रारूप भिन्नता होती है। मानव में गंजापन काफी होता है। यह विकर्ण तथा थायराइड ग्रंथि के अनियमितताओं के कारण भी हो सकता है और अनुवांशिक भी। अनुवांशिक गंजापन एक ऑटोसोमल एलील जीन जोड़ी बीबी पर निर्भर करता है। समयुग्मजी अर्थात होमोजाइगस प्रबल जीन प्रारूप हो तो गंजा पुरुष और स्त्रियां दोनों में विकसित होता है, लेकिन विषमयुग्मजी अर्थात हेट्रोजाइगस जीन रूप होने पर स्त्रियों में नहीं केवल पुरुषों में विकसित होता है, क्योंकि इस जीन प्रारूप में इसके विकास के लिए नर हार्मोन्स का होना आवश्यक होता है। समयुग्मी में होमोजाइगस सुप्त जीन में गंजापन नहीं होता है। अब लिंग सीमित लक्षण देखिए क्या है। ऐसे अनुवांशिक लक्षण के जीन भी ऑटोसोम होते हैं। इनकी वंशागत सामान मेंडेलियन पद्धति के अनुसार होती है, लेकिन इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक लिंग के सदस्यों में होता है। गाय, भैंस आदि में दूध का श्रवण, भेड़ की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास और मानव में दाढ़ी मूंछ का लक्षण ऐसे ही हैं। ठीक है। प्राय 2 प्रकार के संलग्न रोगों का अध्ययन भली भांति ज्ञात हुआ है तथा इनकी वंशागत इस प्रकार है। पहला है वर्णांधता। पहला क्या है? पहला है आपका वर्णांधता। वर्णांधता की वंशागत। वर्णांधता की पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, अतः इस रोग को लाल हरा रंग का अंधापन भी कहा जाता है। प्रोटॉन दोष देखिए ये किस
तरह से होता है। प्रोटॉन डिफेक्ट होता है। इस रोग के नाम से अन्य नाम है। इस रोग के अन्य नाम है। इस रोग का कारण चित्रकार, पेंटर, वाहन चालक आदि इत्यादि कठिनाई का अनुभव करता है। इस रोग का जीन अप्रभावी होता है तथा लिंग गुणसूत्र में से एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, वाई गुणसूत्र पर इसका एलील नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ये देखिए, ये पहला जैसे हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया की वंशागत हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। इसके लक्षण एक्स लिंग क्रोमोसोम के संलग्न होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। हीमोफीलिया रोग पुरुषों में होता है परंतु स्त्रियों द्वारा पुत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया जाता है। इस रोग के रोगी को चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनता है। रुधिर निरंतर बहता रहता है, जिससे अधिक रुधिर बहने से रोगी की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये और अगला क्वेश्चन ये है आपका, ये ठीक है। तो ये था आपका आज का वीडियो। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।